तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मुट्ठी भर अंग्रेजों ने इतने विशाल और ताकतवर भारत को अपना गुलाम बना लिया। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी की शुरुआत किसी खूंखार राजा, किसी बड़ी जंग या तोपों की गूंज से नहीं होती। कहानी शुरू होती है साल 1600 में, लंदन के एक छोटे से कमरे में, जहां कुछ लालची व्यापारी बैठकर एक प्लान बना रहे थे। उन्होंने एक कंपनी बनाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उनका मकसद सिर्फ एक था, पैसा कमाना। साल 1615 भारत में मुगलों का राज था और सम्राट जहांगीर गद्दी पर थे। उस वक्त भारत कोई गरीब देश नहीं था। हम दुनिया की कुल जीडीपी का 25% हिस्सा थे। हम सोने की चिड़िया थे। एक अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। वह कोई विजेता बनकर नहीं आया था। वह जहांगीर के सामने सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर भारत में व्यापार करने की अनुमति मांग रहा था। सोचिए, जो अंग्रेज हमारे राजाओं के सामने सिर झुकाकर खड़े थे, उन्होंने अगले 200 सालों में पूरे देश को अपने जूतों के नीचे कैसे ला दिया। सबसे बड़ी पहेली, क्या अंग्रेजों ने हमें हराया था? इतिहास का सबसे कड़वा सच क्या है जानते हैं? भारत को ब्रिटिश सरकार या ब्रिटेन की शाही सेना ने कभी गुलाम बनाया ही नहीं। भारत को गुलाम बनाया था एक कॉरपोरेट कंपनी ने, जैसे आज के जमाने में कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो। सवाल यह है कि बिना इंटरनेट, बिना फोन और घर से हजारों किलोमीटर दूर एक प्राइवेट कंपनी ने इतने बड़े उपमहाद्वीप को कैसे अपने कब्जे में ले लिया? जवाब है हमारी अपनी कमियां। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद भारत बिखरने लगा था। मराठे, सिख, राजपूत, नवाब सब आपस में लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने एक बात बहुत जल्दी समझ ली, यहां हर राजा सिर्फ अपनी गद्दी बचाना चाहता था। अंग्रेजों ने एक चाल चली। उन्होंने एक राजा के पास जाकर कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें हथियार देंगे, बस तुम हमें टैक्स फ्री व्यापार करने दो। राजाओं को लगा कि उन्हें मुफ्त की ताकत मिल रही है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे किस दलदल में फंस रहे हैं। प्लासी का धोखा। साल 1757, बंगाल का इलाका, जो उस वक्त भारत का सबसे अमीर सूबा था, यहां एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत की किस्मत का फैसला कर दिया। प्लासी की लड़ाई। बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के पास 50 शून्य सैनिकों की विशाल फौज थी और सामने था ब्रिटिश कंपनी का एक मामूली क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव, जिसके पास मुश्किल से 3 शून्य सैनिक थे। गणित कहता है कि नवाब को जीतना चाहिए था, लेकिन क्लाइव तलवार से नहीं, दिमाग से लड़ रहा था। क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को एक गुप्त पत्र भेजा, तुम नवाब को धोखा दे दो, हम तुम्हें अगला नवाब बना देंगे। मीर जाफर लालच में अंधा हो गया। युद्ध के मैदान में नवाब की आधी से ज्यादा सेना लड़ी ही नहीं। सिराज उद दौला हार गया और मारा गया। यह कोई युद्ध नहीं था, यह दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेट डील थी। चंद रुपयों और गद्दी के लालच में भारत का सबसे अमीर राज्य एक विदेशी कंपनी को सौंप दिया गया। फौज हमारी, पैसा हमारा, राज उनका। प्लासी के बाद अंग्रेजों को एक खजाना मिल गया। अब तक वो ब्रिटेन से सोना चांदी लाकर भारत का सामान खरीदते थे, लेकिन अब बंगाल के किसानों से टैक्स वसूलते और उसी पैसे से भारत का सामान खरीदकर यूरोप में मुनाफे पर बेचते। यानी निवेश शून्य और मुनाफा पूरा। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अंग्रेजों की संख्या तो मुट्ठी भर थी, तो उन्होंने 30 करोड़ भारतीयों को कंट्रोल कैसे किया? इसका जवाब हैरान करने वाला है। अंग्रेजों ने भारत को जीतने के लिए जिन सैनिकों का इस्तेमाल किया, वह अंग्रेज नहीं बल्कि भारतीय ही थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में 80% से ज्यादा सैनिक भारतीय थे। एक भारतीय सैनिक थोड़ी सी सैलरी के लिए अंग्रेजों के आदेश पर अपने ही लोगों से लड़ रहा था। यह इतिहास का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल था। उन्होंने हमें ही हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया। काले कानून और आर्थिक तबाही, जैसे
जैसे उनका कब्जा बढ़ा, उनका असली चेहरा सामने आने लगा। उन्होंने ऐसे नियम बनाए जिन्होंने भारत की कमर तोड़ दी। ढाका की मलमल पूरी दुनिया में मशहूर थी। जब अंग्रेजों की अपनी टेक्सटाइल मिलें शुरू हुई तो भारतीय कपड़ों को खत्म करने के लिए बुनकरों को बर्बाद कर दिया गया। किसानों को मजबूर किया गया कि वे गेहूं और चावल की जगह नील की खेती करें, क्योंकि नील यूरोप में महंगा बिकता था। नतीजा यह हुआ कि भारत में भयानक अकाल पड़ने लगे। 1770 के बंगाल अकाल में लगभग 1 करोड़ लोग भूखे मर गए, लेकिन सड़कों पर पड़ी लाशों के बीच भी अंग्रेज टैक्स वसूलते रहे। दिमाग की गुलामी। लेकिन अंग्रेज सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहते थे, वे हमारे दिमाग पर भी कब्जा करना चाहते थे। 1835 में थॉमस मैकाले नाम का एक अंग्रेज भारत आया। उसने कहा, अगर भारत को हमेशा के लिए गुलाम रखना है तो इनका एजुकेशन सिस्टम बदल दो। उन्होंने ऐसी शिक्षा नीति बनाई जिसका मकसद विचारक या नेता बनाना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के दफ्तरों के लिए आज्ञाकारी क्लर्क तैयार करना था। धीरे धीरे लोगों के दिमाग में यह धारणा बैठा दी गई कि जो कुछ वेस्टर्न है वही श्रेष्ठ है और जो भारतीय है वह पिछड़ा हुआ है। कहानी का अंत और एक सवाल। 1857 में जब मंगल पांडे की बंदूक से निकली गोली ने पहली बार पूरे देश में बगावत की आग लगाई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत के राजा, किसान और आम लोग पहली बार एक साथ लड़े, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी पुरानी नीति फूट डालो और राज करों का इस्तेमाल करके उस क्रांति को भी कुचल दिया। इसके बाद कंपनी का राज खत्म हुआ और सीधे ब्रिटिश शासन शुरू हो गया, और हम अगले 90 सालों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे। जब हम आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बात साफ दिखाई देती है, अंग्रेजों ने हमें अपनी ताकत से नहीं हराया था। उन्होंने हमारी कमजोरियों, हमारे लालच और हमारी आपसी फूट का फायदा उठाया था। आज हम आज़ाद हैं, हमारे पास 21वीं सदी की हर तकनीक है, लेकिन हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हम आज भी धर्म, जाति और भाषा के नाम पर नहीं लड़ रहे हैं? क्या हम आज भी विदेशी चीजों और विदेशी संस्कृति को अपनी संस्कृति से ऊपर नहीं मानते? जंजीरें टूट गई हैं, लेकिन क्या हमारी सोच सच में आजाद हुई है? इतिहास हमें बार बार याद दिलाता है कि जब भी कोई देश आपस में बंटा है, तब किसी तीसरे ने आकर राज किया है। 1600 में आए वो लालची व्यापारी तो चले गए, लेकिन उनकी दी हुई बांटो और राज करो की बीमारी आज भी हमारे सिस्टम में जिंदा है।